Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। ई लर्निंग क्लास के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर मेंस के लिए एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। इस सीरीज़ में हम लगभग अपने 7 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है या लेक्चर नंबर 8 है। सो इसके पहले हम 7 लेक्चर में लगभग 80% चीज़ों को कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट में थोड़ा बहुत पार्ट इसका बहुत बचा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पर हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। और लास्ट में आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन वाला पॉइंट है या जिसको हम उसके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि आखिरकार कैसे अंत हुआ दुनिया की इतनी एक महान सभ्यता का या इतने बड़े सिविलाइजेशन का। और ये अंत जो हुआ है, क्या वो अचानक से हुआ है, क्या कोई घटना है, ठीक है, या इसके पीछे कोई कारण जिम्मेदार है, जिन कारणों के कारण एक दुनिया की इतनी महान या एक इतनी बड़ी सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक। ये सभ्यता का पतन हो गया, ठीक। तो इस बात को हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि भाई 2017 में आपसे एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा गया था कि उन कारणों पर चर्चा करें या उन कारणों को बताएं जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को हम कह सकते हैं, या आपसे पतन के कारणों, सिंपल मैं कहूं कि पतन के कारणों के बारे में आपसे पूछा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पढ़ने से पहले आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके की थी, इस सभ्यता की विशेषताओं में क्या क्या शामिल है, इस सभ्यता के क्या क्या फीचर्स हैं, और ये सभ्यता कैसे इतना एक महत्व रखती है, या दुनिया की जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी उन सभी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हम इतनी बात क्यों करते हैं, या इसको इतनी महान क्यों कहते हैं। तो जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो फिर आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी सी परेशानी कहीं ना कहीं अचानक से होगी। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन प्रीवियस लेक्चर्स को आप ठीक तरीके से ज़रूर देखें, ठीक है, जिससे आप इस बात को समझ पा रहे हो जिस पर हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं, जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि सभ्यता के पतन में वो कारण क्या हैं, या इसके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत क्या कहते हैं, उनके ऊपर हम कितना लिख सकते हैं और किस तरीके से अपना आंसर हम फॉर्मेट यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक। तो इस सब सारी चीज़ों के ऊपर हम 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये चीज़ें अब क्लियर भी होंगी, ठीक है। सो इस पर चर्चा करते हैं कि भाई इन चीज़ों को हम किस तरीके से एग्जाम में बना सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो लगभग 1800 ईसा पूर्व में इसका पतन स्टार्ट हो गया, हम कह सकते हैं कि भाई पतन हो गया, ठीक है। इसका पतन हो गया है ना, 1800 के आसपास इसका पतन हो गया। उसके बाद हम दूसरी सभ्यता को या दूसरी सिविलाइजेशन को हम साथ ही साथ पढ़ते हैं, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी क्या है, विवादित हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं, जिसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। उन मतों के बारे में हमें बात करनी है और उसी के आधार पर अपना आंसर हम कंक्लूड कर रहे होंगे या बता पा रहे होंगे, ठीक। अच्छा, जैसे हम बात करें अगर कि स्टुअर्ट पिगट जो हैं या गार्डन चाइल्ड हैं या मॉर्टिमर बीलर हैं, ठीक है, तो ये जो इतिहासकार हैं ये अपना एक मत देते हैं, ये कहते हैं, ठीक है। इसमें मॉर्टिमर व्हीलर की हम बात करें अगर, तो ये कहते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका पतन अचानक हुआ है, ठीक है, या आकस्मिक पतन का जो सिद्धांत है, इसमें देखो 2 सिद्धांत आते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला आता है आकस्मिक पतन का सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा आपका आएगा क्रमिक पतन का सिद्धांत। हम जनरली इन 2 पर डिस्कशन यहाँ पर आज करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, इस सेशन के अंदर, ठीक है। तो एक आकस्मिक पतन का सिद्धांत होता है और एक क्रमिक पतन का सिद्धांत होता है। तो दोनों सिद्धांतों में क्या अंतर है और इनके समर्थकों के नाम क्या है, ठीक है। और इन पतन के सिद्धांत की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आकस्मिक पतन के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें क्या ऐसा है, ठीक है, जो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक। तो मॉर्टिमर व्हीलर की हम बात करते हैं या बाकी अन्य इतिहासकारों की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि इंडो यूरोपियन जनजातियों का आक्रमण या बाह्य जनजातियों का आक्रमण, या उन्हीं जनजातियों को हम क्या कह रहे हैं, आर्यों का आक्रमण, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका है, आर्यों के आक्रमण का है, बाहरी आक्रमण का है, या इसको हम इंडो यूरोपियन जनजातियां कह सकते हैं कि इन जनजातियों के आक्रमण के फलस्वरूप ही कहीं ना कहीं देखो आर्य जो हैं या इन जनजातियां जो हैं, इन जनजातियों को हम सभ्य नहीं कह रहे हैं या सिविलाइज नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं या तथ्य ऐसे मिलते हैं जिनमें यह पता चलता है कि जो आर्य थे वो लड़ाकू थे, ठीक है, युद्ध वगैरह या वॉर वगैरह करते थे, ठीक है, और आगे हम देखेंगे भी वैदिक सभ्यता में, ठीक। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को जो मॉर्टिमर व्हीलर है ये बताते हैं, इन्हीं सारे पॉइंट्स को सोचते हैं। ये कहते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो सभ्यता है उस सभ्यता के ऊपर आर्यों ने आक्रमण किया था। अब आप फिर प्रमाण मांगेंगे कि भाई इसका क्या प्रमाण है कि आर्यों ने आक्रमण किया था, हमें बताया जाए प्रमाण, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई जब आर्यों ने इसके ऊपर आक्रमण किया और जब इस सभ्यता का
पतन हुआ, ठीक है, तो ठीक उसके बाद ही क्या होता है, वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है। टाइम पीरियड आपको पता ही है, ठीक है, ये टाइम पीरियड मेंशन है, ठीक है। तो उसके जस्ट बाद ही वैदिक सभ्यता की शुरुआत क्यों हो रही है भाई? कोई दूसरी सभ्यता बीच में आ जाती या वैदिक सभ्यता कहीं और बाद में स्टार्ट हो रही होती? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ये बताना चाह रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और हमें देखो, मैंने क्या बताया था कि जब चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल भैया यही चीज़ सही है, हम इसको लिख देते हैं, यही सही है। बट आप उसका जब खंडन पढ़ोगे, जब आप दूसरी चीज़ पढ़ोगे तो आप देखोगे नहीं यार ये वाली भी सही है, ठीक है। और जब आप फिर दूसरी चीज़ पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं भाई ये वाली भी सही है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है कि हमें कोई एक पक्ष पर बहुत जल्दी नहीं जाना है। अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं या आप पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एक आप लोक सेवक की बात कर रहे हैं, तो लोक सेवक का ये काम होना चाहिए कि वो कोई एक बात को बहुत जल्दी उस बात पर एग्री ना हो जाए। मान के चलो आपके सामने कोई केस आता है, उस केस में आपको दो व्यक्ति रोते हुए अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, और आपने उसकी बात मानी और बगल वाले को आपने क्या कर दिया, तत्कालिक सजा दे दी। तो अब तो आप फंस गए ना, ये तो गलत हो गया, जबकि वो व्यक्ति तो झूठ बोल रहा था। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, या आपसे ऐसे क्वेश्चन इसीलिए पूछे जा रहे हैं कि आप इन विवाद को क्लियर करें, या इस चीज़ को आप बताएं, ठीक है, या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पर आप चर्चा करें, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये काम होना चाहिए भाई। ट्रेनिंग में तो ये चीज़ आपको बताएंगे या आगे तो आप ये चीज़ सीखोगे, बट अभी आप चीज़ों को समझते हुए चलोगे और इनको आप समझोगे कि हाँ इसका यूज़ कैसे होता है या हम कहाँ इसका यूज़ कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेहतर होगा। क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसकी तैयारी, हम ये नहीं कहते कि ट्रेनिंग में सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, वो तो होगा ही, बट उसके पहले अपने अंदर अगर हम उन धीरे धीरे उन पॉइंट्स को, उन चीज़ों को, उन सोचने का तरीका है, उन सबको करने का तरीका है, या उन चीज़ों का जो मेथड है, तो उसको हम क्यों ना अभी से इंप्लीमेंट करें। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि भाई मान के चलो इसमें आपको पता है कि भाई एक प्रोसेस होती है ना, जिसमें 3 फेज़ आपके होते हैं ना, जिसमें 3 फेज़ होते हैं, प्री भी होता है, मेंस भी होता है और इंटर भी होता है। तो 3 फेज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्री ही क्वालीफाई नहीं होगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे। अगर आपका मेंस क्वालीफाई हो गया और अगर आपका इंटरव्यू क्वालीफाई नहीं है तो आप सिविल सेवक नहीं बन पाओगे, या आप फाइनली जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और मान लेते हैं कि भाई हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है, तो हम सिविल सेवक तो बन गए, पर क्या हम ट्रेनिंग में उन सारी चीज़ों को सीख पा रहे हैं और बाद में उनका इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है भाई, अपनी जॉब हम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको हर एक पॉइंट को अभी से इम्प्लीमेंटेशन उसका स्टार्ट करना है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। कि अगर फाइनली आप अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं कि हम एक सिविल सर्वेंट या एक सिविल सेवक बनना ही है, ठीक है, तो अभी से हम उस चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी निर्णय के ऊपर आपको बहुत जल्दी नहीं चले जाना है कि नहीं यार ये चीज़ तो हमें ऐसी लग रही है, ये तो बिल्कुल सही है। तो यही इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं। इसीलिए तो हम एथिक्स पढ़ते हैं कि हमारे अंदर नैतिकता हो, सही गलत की पहचान हो, है ना, हम चीज़ों को समझ पा रहे हों, ठीक है ना। कोई मानसिकता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, कोई स्टीरियोटाइप हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, रूढ़िवादिता है, ये चीज़ें हैं। तो आगे हम बात करेंगे, खैर ना, एथिक्स में हम इन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए वापस आ जाएं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये कह रहे हैं भाई आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया और जो द्रविड़ियन लोग थे वो अचानक यहाँ से क्या हो गया, आक्रमण के फलस्वरूप कुछ लोग यहाँ मारे गए और कुछ लोग कहाँ चले गए, साउथ इंडिया चले गए। एक प्रमाण ने दे दिया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि बात तो सही है ना, पर आगे जो बात आएगी वो फिर इसको गलत कर देगी, फिर आगे जो बात आएगी वो इसको भी गलत कर देगी, और फाइनली कंक्लूजन आएगा कि नहीं भैया सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें आकस्मिक पतन का सिद्धांत तो इम्पॉर्टेंट है ही, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्रमिक पतन है। कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो लगभग 100-200 सालों के अंदर इन कारणों से, या 100 सालों के अंदर, या एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के अंदर इन कारणों से हुआ है, ठीक। तो आपको लगेगा यार ये तो सारी चीज़ें गलत हैं और ये वाली चीज़ें सही हैं, ठीक। इस यहाँ मैं बता रहा हूँ कि बात आपको क्लियर हो रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आर्यों ने आक्रमण किया, या बाहरी जनजातियों ने, या इंडो यूरोपियन जनजातियों ने आक्रमण किया, और आक्रमण के फलस्वरूप क्या हो गया, जो द्रविड़ियन लोग थे, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता भी कह रहे थे, ये लोग कहाँ भाग कर चले गए, ये दक्षिण भारत में भाग कर चले गए। एक प्रमाण मिल गया, ठीक। दूसरी बात जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे होंगे, या वैदिक सभ्यता में हम देखेंगे कि भाई जो आर्य हैं, ठीक है, ये एक तरीके से लड़ाकू भी थे, प्रमाण मिल गया। साथ ही साथ आप ये भी कह पा रहे हैं कि जो हड़प्पा का टीला था, या जिसको माउंटेन ऑफ डेथ मोहनजोदड़ो में हमने पढ़ा था, वो भी मॉर्टिमर व्हीलर ये बताते हैं कि जो बाहरी आक्रमणकारी जनजातियां जो थी, ठीक है, या जो आर्य थे, इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मारा काटा, ठीक है, और यहाँ पर एक पहाड़ सा बना दिया, उसी को कह रहे हैं ना प्रेतों का टीला या माउंटेन ऑफ डेथ, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो के अंदर। तो ये भी एक प्रमाण हमें मिल रहा है, एक प्रमाण प्राप्त हो रहा है कि कहीं ना कहीं ठीक है, ये बात सही है कि दूसरी सभ्यता के लोग यहाँ पर आए, या अनसिविलाइज्ड लोग आए, या आर्य आए, ठीक है, या कोई इंडो यूरोपियन जनजातियाँ आई, उनने यहाँ पर अचानक से आक्रमण किया और इस सभ्यता का अंत कर दिया। इस सभ्यता के लोगों को यहाँ पर मारा काटा, ठीक है, और उनको क्या कर दिया, यहाँ पर एक के ऊपर एक पहाड़ तरीके का एक यहाँ पर बना दिया। उसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, माउंटेन ऑफ डेथ कह रहे हैं। या हम मोहनजोदड़ो का एक नाम हम ये भी बता पा रहे हैं कि भाई इसे हड़प्पा का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता है। तो बात आपको लग रही होगी सही है, ठीक। आगे फिर आप जब वैदिक सभ्यता पढ़ोगे या उसकी शुरुआत में आप देखोगे कि भाई जो
हड़प्पा के लोग थे, जब हमने हड़प्पा लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, लेक्चर नंबर 7 में, जब हमने धर्म के बारे में बात करी थी या इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करी थी, या उसके पहले हमने धार्मिक जीवन के बारे में बात करी थी, तो आपने देखा होगा कि क्या हमने कहीं वहाँ पर ऐसी कोई बात करी थी कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे या इनको मानते थे, ठीक है, या किसी अन्य देवी देवता को मानते थे, ठीक है, नहीं देखा। तो एक चीज़ ये भी बताते हैं इतिहासकार कि भाई ये जो इंद्र हैं, ठीक है, तो इनकी ये पूजा नहीं करते थे, तो इंद्र नाराज हो गए, ठीक है, और इंद्र को पुराणों में या आगे हम पढ़ेंगे कि इनको पुरंदर भी कहा गया है, ठीक है, या महिलाओं का देवता कहा गया है। तो इन्हें जब गुस्सा आई या इन्होंने क्या कर दिया, सभ्यता का विनाश कर दिया, ऐसा कुछ कहानियाँ हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे ना, तो उस समय मैं इस चीज़ की फिर से एक बार चर्चा करूंगा और इसको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, है ना। अभी ये संभव नहीं हो पाएगा, इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करें, फिर टॉपिक से फिर भटक रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जल के देवता या वर्षण के देवता, ठीक है, तो इनका भी प्रकोप था, ठीक है। हालांकि हमने ये पढ़ा तो है धर्म में कि भाई ये जल देवता की पूजा करते थे, सारी चीज़ें थी, तो फिर अब देखो बात गलत साबित होने लगी ना कि भाई जब पूजा करते थे तो फिर देवता ने इनके साथ ऐसा क्यों किया कि भाई इनका जो अचानक से प्रकोप ले आए, ठीक है, और ये बाढ़ में या जल के कारण सब कुछ बह गया, ठीक है। मूवी में भी आपने देखा होगा ये चीज़, हालांकि दिखाई गई है वहाँ पर, ठीक है ना, कि किस तरीके से बाढ़ आती है और ये तबाही यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात आपकी निकल कर आती है कि अचानक बाढ़ या भूकंप, ठीक। अच्छा, इसका एक प्रमाण हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि महाभारत के टाइम पर, या आप देखते हैं कि कृष्ण भगवान की लीलाओं में आपने देखा होगा कि एक सिचुएशन हमें इस तरीके की वहाँ भी देखने मिलती है। आपने देखा होगा कि इंद्र भगवान जब क्रोधित होते हैं तो अचानक से भयंकर वर्षा होती है, बाढ़ वगैरह आने लगती है, ठीक है, और जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या होता है, इससे परेशान होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा अपने एक फिंगर पर वो क्या करते हैं, एक पहाड़ को उठा लेते हैं, जिसको हम कहते हैं गोवर्धन पर्वत, है ना। बाद में फिर इसकी पूजा होने लगती है दिवाली के टाइम पर, और ये सारी चीज़ें मान्यताएं बन जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब ये एक छिंगली के ऊपर या अपनी एक उंगली के ऊपर, ठीक है, अपने एक फिंगर के ऊपर क्या करते हैं, पूरा का पूरा पहाड़ उठा लेते हैं, तो सारे लोग इस पहाड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। सारे लोग क्या होते हैं, इस पहाड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सारे लोगों का जीवन बच जाता है, और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनके जीवन को बचा लेते हैं। तो ये कहानी जरूर आपने देखी होगी, ठीक है, नहीं देखी है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक। तो वैसा कुछ मैं यहाँ पर बताने की बात कर रहा हूँ कि ये फीलिंग आप समझ पा रहे हो कि यहाँ जल के देवता का प्रकोप आया, और जिससे क्या हो गया, इस सभ्यता के लोगों का विनाश हो गया, क्योंकि जल देवता क्या थे, नाराज थे, ठीक है, या इंद्र देवता क्या थे, नाराज थे। तो उनने क्या किया, जल के देवता को भेजा कि भाई आप जाओ, ठीक है, और इनका विनाश कर दो, है ना। तो ऐसी कोई बात निकल के आती है, ठीक? भाई इसको एग्जाम में आप ना लिखें, ठीक है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना, ये केवल समझाने के लिए है, आपको केवल क्रमिक आकस्मिक पतन का सिद्धांत बताना है, और उसमें 3-4 पॉइंट लेकर चलना है कि भाई बाहरी आक्रमण या आर्यों का आक्रमण हुआ, और मॉर्टिमर बीलर के अनुसार इस तरीके से आर्यों का आक्रमण हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता में हम 2 प्रमाण दे सकते हैं कि भाई वहाँ के जो द्रविड़ीय लोग थे वो दक्षिण भारत में जाकर बस गए बाद में, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बता सकते हो कि आप जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ उसके साथ ही क्या हो गया, वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो गई, आर्य लड़ाकू थे। इतना ही आपको बताना है, ठीक। ये मेंस का आंसर आपका बन रहा होगा, ठीक। तो इस बात का भी से ध्यान खासकर बाकी लोग रखेंगे, जो लोग भी यहाँ पर लेक्चर से जुड़े हैं या मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, भाई इन चीज़ों को आप मेंस में आंसर में ये इन कहानियों को, इन चीज़ों को आप कोड ना करें, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझ कर लिखेंगे, ठीक है। मेरा काम अब बताने का है कि भाई इससे जुड़ी मेरे को और भी चीज़ें पता है, पर मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो ऑफलाइन क्लास के लिए ही बचा के रखी हुई हैं, ठीक है, कि हम वहाँ उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं ना। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखो क्या है, एक लिमिट है हर चीज़ की, कि हम हर एक चीज़ को वहाँ पर शेयर नहीं कर सकते हैं या उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि फिर वो विवादित हो जाती है, या कहीं ना कहीं मेरे द्वारा जो कही गई बात है फिर उसका फिर लोग गलत मतलब निकालने लगते हैं, और चीज़ों को फिर ऐसे तरीके से पेश करते हैं जिससे फिर कहीं किसी व्यक्ति की भावना को या किसी चीज़ को ठेस पहुंच रहा हो, तो फिर वो मैटर जो है वो फिर आपका काफ़ी आगे तक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए हम इन चीज़ों पर बात ना करें, वो लाइव क्लास में या एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, या ऑफलाइन क्लास में उन चीज़ों के ऊपर बात करना ठीक रहता है ना, ठीक। जिससे देखो, क्योंकि इतिहास विषय जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय मैं आपको बता चुका हूँ, और उसमें दुनिया की लगभग सारी जो समस्याएं हैं या चीज़ें हैं उनका, है ना, सॉल्यूशन भी छुपा हुआ है, ठीक है, और उनका समाधान भी छुपा हुआ है, और वो चीज़ें जुड़ी भी हुई हैं कहीं ना कहीं इतिहास में। हर एक चीज़ जो है वो हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम इन मुद्दों पर ज़्यादा बात ना करें, और हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाएं, जिसमें आपका जो सिद्धांत आकस्मिक पतन का हम सिद्धांत पढ़ रहे थे नंबर 1 में। उसमें हमने एक पॉइंट देखा कि भाई बाहरी आक्रमण या आर्यों का आक्रमण किस तरीके से होता है, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए ये कारण कहाँ तक जिम्मेदार है, या किस हद तक हम यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि भाई हम 100% इस समस्या के साथ या इस प्रॉब्लम के साथ हम नहीं जा सकते कि भाई ये चीज़ सही है, ठीक है, 100% यहाँ पर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये सब एक कहानी के जैसे आपको लग रहा होगा, बट इसमें कुछ सबूत भी हमें दिख रहे हैं। एक तो हमें ये दिख रहा है कि ये लोग जो हैं वो भागकर कहाँ चले जाते हैं, भाई दक्षिण भारत चले जाते हैं, अभी भी हैं द्रविड़ लोग जो हैं, ठीक है, ठीक है भाई, मानना है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है आपकी,
कि हड़प्पा सभ्यता के ठीक बाद आपका वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गई, ये भी मान रहे हैं। आर्य लड़ाकू थे, ये भी माना जा रहा है। पर इन बातों को मैं नहीं मान रहा हूँ, या आप नहीं मान रहे हैं कि भाई इंद्र जो थे, है ना, वो इनसे नाराज़ थे कि भाई आप हमारी पूजा नहीं करते हो। उनने वर्षा के देवता को, जल देवता को भेजा कि भाई आप यहाँ पर बाढ़ ले आओ, या इस तरीके, देखो ये क्या है, एक प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, तो इनका कोई वो नहीं है कि भाई इस तरीके से हो रहा है, हम उनको जोड़ें। तो लोग धर्म के चक्कर में यहाँ से इनको जोड़ सकते हैं, इन पर बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब ये ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे भाई किस तरीके से बाढ़ आती है, भूकंप आती है, पृथ्वी में भूगर्भीय हलचलें किस तरीके से होती हैं, तो भाई ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसीलिए फिर सिद्धांत आता है कि अचानक बाढ़ या भूकंप, ठीक है ना, अचानक बाढ़ आई। और जीएल मार्शल ने अपने कोड में ये बात भी कही है कि भाई यहाँ पर 7 बार बाढ़ आने के प्रमाण मिले। हमने हड़प्पा जब पढ़ा, हम मोहनजोदड़ो जब पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जीएल मार्शल कहते हैं कि 7 बार यहाँ पर बाढ़ आई है, इसके प्रमाण है हमारे पास, ठीक है, ठीक बात। तो ये बात सही लग रही है आपको कि भाई हाँ, ऐसा हो सकता है कि अचानक से बाढ़ आई और सभ्यता के बहुत सारे नगर जो हैं वो अचानक से ख़त्म हो गए। बिल्कुल सही है भाई, अचानक या आकस्मिक, अचानक या आकस्मिक पतन के सिद्धांत में इस बात को हम मेंशन कर सकते हैं। एसआर राव भी इसके पक्ष में है, या मैके भी, अर्नेस्ट मैके भी ये चीज़ कहते हैं कि भाई ठीक है ऐसा हुआ होगा, अचानक बाढ़ या भूकंप। तो इसमें आप 2 लाइन बढ़िया तरीके से लिख सकते हो ना, जीएल मार्शल को या एसआर राव को या मैके को आप कोड कर सकते हो। मॉर्टिमर बीलर को, गार्डन चाइल्ड को और स्टुअर्ट पिगट को आप यहाँ पर कोड कर सकते हो कि भाई ये कहते हैं कि बाहरी जनजातियों के द्वारा आक्रमण किया गया था, ठीक। तीसरा पॉइंट जो निकल कर आता है वो आता है महामारी के कारण। कोई पेंडेमिक महामारी यहाँ पर अचानक से आई और उस महामारी की चपेट में सारे लोग आ गए और सभ्यता का विनाश हो गया, या अंत हो गया, या पतन हो गया। कौन कहता है? कैनेडी महोदय कहते हैं ये चीज़, ठीक है। महामारी के साथ ये भी कहते हैं कि अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल भी ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर अकाल आया, ठीक है, खाने पीने की कमी हो गई, जल की कमी हो गई, पीने के जल की कमी हो गई, या खाने पीने की कमी हो गई, या अनाज की कमी हो गई अचानक से, ठीक है। तो उसके कारण धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। धीरे धीरे हम कह सकते हैं, या अचानक से भी कह सकते हैं कि भाई पेंडेमिक महामारी आई, इसमें चपेट में, या कोई महामारी आई जिसकी चपेट में हजारों लोग एक साथ आ गए और सभ्यता का विनाश हो गया, तो ऐसा कहा जा सकता है। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में या प्रेजेंट सिनेरियो में आप बात कर सकते हैं कि भाई कोरोना महामारी है, ठीक है। कोरोना महामारी के कारण आपने देखा कि भाई किस तरीके से जो पेंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई थी, लोगों का अंत होता चला जा रहा था, या बीमारी कितना ज़्यादा रौद्र रूप में आती चली जा रही थी। तो वैसा कुछ आप फील यहाँ पर कर सकते हो कि महामारियों का इतिहास हम पढ़ते हैं कि हर 100 साल में या एक बार इस तरीके की महामारी आती है जिसमें एक बहुत बड़ी जनजाति या एक बहुत बड़े लोगों का समूह जो है वो अचानक से उस समूह का अंत हो जाता है, या एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पेंडेमिक के चक्कर में क्या हो जाता है आपका, या इस पेंडेमिक की चपेट में आकर क्या हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो वैसी कुछ यहाँ पर आप फीलिंग समझ सकते हैं कि महामारी क्या होती है, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे, पेंडेमिक का क्या इतिहास है और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो आप देखें कि भाई यहाँ पर 3 कारण क्या आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है, कि आकस्मिक पतन का जो सिद्ध, देखो यहाँ पर रटने वाला काम नहीं होना चाहिए, है ना, कि भाई हम रट के चले गए सिंधु घाटी सभ्यता के 5 पॉइंट कि भाई इसका पतन आएगा तो हम ये जो उठा के छाप देंगे फोटोकॉपी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको चीज़ों को समझना है और अपने भाषा में आपको एक बहुत बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। कि एक लाइन में आपने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में बता दिया कि भाई दुनिया की इतनी महान सभ्यता थी, ठीक है, जो अचानक से, या हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे 1800 ईस्वी के आसपास इसका पतन हमें देखने में आता है, ठीक है। और इतिहासकारों की अलग अलग इसको लेकर मत हैं। इन मतों में 2 मत सबसे प्रमुख हैं, जिनमें एक आकस्मिक पतन का सिद्धांत है और एक क्रमिक पतन का सिद्धांत है। आकस्मिक पतन के सिद्धांत में आप फिर 3 पॉइंट बना देंगे, एक चार्ट तरीके का भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें 2 पॉइंट में आप अपनी बात को रख सकते हैं कि बाहरी आक्रमण या आर्यों का आक्रमण किस तरीके से होता है और इस सभ्यता के पतन के लिए कहाँ तक ये जिम्मेदार होता है, तो आप इसको बता सकते हैं। पर बताना आपको एक लिमिट में ही है चीज़ों को, है ना। बहुत ज़्यादा आपको आता है इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। मुझे भी चीज़ें आती हैं बहुत, पर मैं क्या पीपीटी के अंदर आपसे एक टॉपिक के ऊपर 6-8 घंटे बात कर रहा हूँ, या मैं इतना ज़्यादा बता रहा हूँ कि फिर आपका पेपर यहीं ख़त्म हो गया, या एक ही पेपर में या एक ही टॉपिक में हमने सारी बात कर ली। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कि आपको लिमिट में ही चीज़ें बतानी है, ठीक। आपको बैलेंस फॉर्म में चलना है कि भाई जितना सफिशिएंट है उतना ही आपको बताया जाए, या उतने ही सेक्शन के ऊपर हम चर्चा करें, ठीक। तो अचानक बाढ़ या भूकंप आपको बताना है कि भाई इसके लिए जीएल मार्शल ने ये कहा है कि 7 बार यहाँ पर बाढ़ आने के प्रमाण मिले हैं। एसआर राव या मैके भी इसके समर्थन में थे, ठीक। महामारी के कारण आप बता सकते हो कि भाई जिस तरीके से आप इसमें जोड़ सकते हो अब इस चीज़ को, है ना। देखो यही चीज़ आपको सीखनी है कि जिस तरीके से वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते, ठीक है, दुनिया के कई देशों या, ठीक है, या कई समुदायों का अचानक से क्या हो गया, पतन हो गया या अंत हो गया, या बहुत सारे लोग इस चपेट में आ गए या इसमें मारे गए। तो ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि महामारी के चलते सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, जिसमें अकाल, उस समय तो ऐसा नहीं था कि भाई कोई वैक्सीन थी या कोई दवाइयाँ थी, ये चीज़ें थी। भाई अकाल आएगा तो लोग, तो जाहिर सी बात है कि पेंडेमिक है तो भाई लोग मारे जाएंगे, है ना। बचने की संभावना क्या है, काफ़ी कम से कम होगी, है ना, क्योंकि मेडिकल या ये फैसिलिटी तो उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी यहाँ पर, या ये चीज़ें नहीं थी, है ना, ठीक है। अब आयुर्वेदिक आप इलाज कितना कराओगे, ना, या कितनी चीज़ें करोगे, ठीक है। भाई पेंडेमिक में तो आप देख ही रहो प्रॉब्लम, है ना, किस तरीके से प्रॉब्लम होती है। अचानक से महामारी आती है और हज़ारों लाखों लोग अचानक से उसकी
चपेट में आ जाते हैं, मारे जाते हैं, है ना। हमारे पास भी इतना अच्छा रिसोर्स है, सारे सिस्टम है, सब कुछ है, पर क्या हम सारे लोगों को बचा पाए? नहीं। तो महामारी का इतिहास या सिचुएशन आप समझ पा रहे होंगे कि भाई किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, ठीक। अकाल की हम बात करें या जल की कमी की बात करें या भोजन की कमी की बात करें, तो इसके कारण भी ऐसा हुआ होगा कि भाई इसकी कमी पड़ने के कारण या अकाल या महामारी के कारण इसकी कमी पड़ी होगी। उस कमी पड़ने के कारण धीरे धीरे सभ्यता का विनाश, या हम कह सकते हैं कि अचानक से सभ्यता का विनाश। हम यहाँ पर तो आकस्मिक सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अचानक से इसका विनाश हो गया, पर इस पॉइंट को आप वहाँ भी मेंशन कर सकते हो कि अकाल के कारण या महामारी के कारण धीरे धीरे सभ्यता का विनाश होता चला गया, या लोगों की संख्या कम हो गई, है ना। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को ठीक तरीके से समझ पाए होंगे और अपने आंसर में इसको फ्रेम कर पा रहे होंगे, ठीक। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है, तो इसके ऊपर हम इसीलिए अलग से एक वीडियो सेपरेट बना रहे हैं और इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हम इसके ऊपर अच्छे से बात कर पाएँ और हम अच्छे से अपनी चीज़ों को यहाँ पर रख पाएँ, ठीक। दूसरा सिद्धांत जो है उसको हम कहते हैं क्रमिक पतन का सिद्धांत। तो क्रमिक पतन का सिद्धांत किस सभ्यता के पतन के लिए कहाँ तक जिम्मेदार है? क्या आप ये मानते हैं कि क्रमिक पतन ही जिम्मेदार है, ठीक है ना। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो यूपीएससी पूछता है या यूपीएससी में पूछे जाते हैं, पर पीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे गए, तो हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे। कि आप ये मानते हैं कि इस सभ्यता के पतन में क्रमिक पतन के सिद्धांत का हाथ है, ठीक है, या आप इसकी पुष्टि करें। तो इस तरीके की चीज़ें तो नहीं देखी गई। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के पतन या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा करें, तो आप सिंपल सी बात लिख सकते हो। तो इसलिए हम सिंपल सी ही बात यहाँ पर करते हैं, ठीक। क्रमिक पतन का सिद्धांत ये कहता है, या इस सिद्धांत के अनुसार पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। कोई एक कारण को हम जिम्मेदार नहीं कह सकते कि भाई हम इंद्र भगवान को या इंद्र देवता को हम क्या करते हैं यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा दें, या हम वर्षा के देवता को या वर्षण देवता को हम क्या करते हैं यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा दें। भैया आपकी गलती है, आपने क्या किया था, सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ अचानक से आप लेकर आए और सभ्यता का अंत कर दिया, क्योंकि ये लोग आपकी पूजा नहीं कर रहे थे इंद्र भगवान की, ठीक है, या ये इनसे नाखुश थे। तो ये कारण नहीं है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, बाढ़, भूकंप, ये सब प्राकृतिक कारण आते हैं। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम किसकी बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, है ना। कि भाई पेपर नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, आप उसकी बात यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जोग्राफिकल सिचुएशंस में चीज़ें होती हैं और उसके बाद ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, ठीक। जलवायु संबंधी हम बात कर सकते हैं कि भाई जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे क्या हो गया, सभ्यता का पतन हो गया। भूगर्भीय कारण है कि समुद्र में अचानक से हलचल हुई, जिसके कारण अचानक से बाढ़ आई, ठीक है, अचानक से बाढ़ आई और जिसके कारण सभ्यता का धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब क्रमिक पतन में धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, अचानक से चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये दो ही सिद्धांत यहाँ पर सबसे प्रमुख हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हो। ऐसे भी आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन को समझाएं, तो आप 5 नंबर में आराम से इन चीज़ों को कोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। खाद्यान्न में कमी, मतलब जब खाने पीने की चीज़ें या खाद्यान्न में अचानक से कमी आ गई इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो भी धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। नदियों ने अचानक से अपना मार्ग बदला, ठीक है, या नदियों ने अपना मार्ग बदला, तो धीरे धीरे लोगों के पास आप देखोगे कि भाई जो रिसोर्सेज हैं या जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, उसमें लॉस होने लगा होगा कि भाई नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं हो रही है, पानी नहीं हो रहा, पानी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो भूमि की उर्वरकता यहाँ पर कम हो गई, तो अनाज की पैदावार कम होने लगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, आप बहुत सारे कारण यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, पर निकालने उतने ही है जितने हम सफिशिएंट तरीके से पेपर में लिख पाएँ। तो अगर 5 नंबर के ऊपर ये क्वेश्चन आता है, वैसे आया हुआ है, तो 5 नंबर ही मान के चलें भाई, 11 नंबर में हमसे नहीं पूछेंगे तो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, पर आप दोनों सिद्धांतों को बढ़िया डिटेल में विस्तार से इन पर चर्चा कर सकते हो, सारे फैक्ट लिख सकते हो, है ना। और एक आध पॉइंट इनमें से भी आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल के फॉर्म में कि भाई इस तरीके से चीज़ें सोची गई हैं या इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है, या हम इस तरीके का सोच रहे हैं, ठीक है। तो 5 नंबर के हिसाब से तो 4-5 पॉइंट आप बड़े आसानी से यहाँ पर इस तरीके से कोड कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। देखो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, इनमें आप पैराग्राफ में चीज़ें ना लिखें, है ना, ठीक, इनसे कहीं ना कहीं बचना है। अगर नहीं बच पा रहे हैं आप, है ना, तो फिर आप उनमें, मैं ये भी तरीका बताऊंगा कि कब चीज़ें पॉइंट में लिखी जाती हैं, जब आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ स्पष्ट होती है और आपके पास बहुत सॉलिड पॉइंट होते हैं, तो आप पॉइंट्स में लिखते हैं। और जब आपको ऐसा लगता है कि भाई हम यहाँ पर चोरी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बहुत अच्छे पॉइंट नहीं है लिखने के लिए, तब आप फिर क्या करते हैं, उसको पैराग्राफ में छुपा देते हैं उस बात को, जिससे आपकी बात एग्जामिनर पकड़ ना पा रहे हैं और आपको ठीक ठाक नंबर यहाँ पर दे दिए जाए, है ना। तो इससे आप क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं। पर कोशिश ये करें कि आप पॉइंट्स में लिखोगे ना, तो ये क्लियर दिखेगा और सामने वाले को कॉपी चेक करते टाइम भी एहसास होगा कि भाई ठीक ठाक लिखा हुआ है, पॉइंट लिखे हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस वाली बात है, मतलब अपनी कोई चीज़ छुपाई नहीं हुई है ना, तो आपको नंबर ठीक ठाक मिल रहे होंगे, ठीक। तो अब कहाँ कैसा क्या करना है, तो ये भी हम आंसर राइटिंग में बात करने वाले होंगे, ठीक है। 5 नंबर के फॉर्मेट के ऊपर, है ना, हम एक लेक्चर अलग से 3 नंबर के ऊपर लेकर आएंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लिखकर देखेंगे और आपको बताया जाएगा कि भाई 10-12 जो फॉर्मेट है 3 नंबर के, वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, कितने तरह से चीज़ें लिखी जा सकती हैं। खैर अभी तो शब्द सीमा कम है, तो हम बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे इस फॉर्मेट की, है ना, तो पर आप उसको कर सकते हो कि कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स में, क्योंकि 15 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और अगर आप 15 क्वेश्चन एक जैसे लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। या हम कह सकते हैं कि भाई आपने ठीक ठाक लिखा हुआ पर वो अच्छा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। भाई 2-3 क्वेश्चन आपने इस फॉर्मेट में लिख दिए, 2 क्वेश्चन इस फॉर्मेट
फॉर्मेट में लिखे हैं, 2 क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति या धीरे धीरे, ठीक है, से ये सभ्यता जो है वो इसका पतन होता है, परंतु एक निश्चित कारण ये माना गया है। देखो अब यहाँ पर बात क्लियर आ गई ना कि एक निश्चित कारण माना गया है, मतलब क्या है कि क्रमिक पतन का सिद्धांत कहीं ना कहीं जो आकस्मिक पतन का सिद्धांत है उसके ऊपर हम उसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा देखा गया है या इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है सिद्धांत को, ना, क्योंकि वो बातें तो ठीक हैं बट वो बातें 100% एक्यूरेट नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई एक निश्चित कारण के रूप में हम लास्ट में कंक्लूजन कर सकते हैं कि भाई निश्चित कारण के रूप में क्रमिक पतन के सिद्धांत को वेटेज दिया गया है या इसको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये कारण हमें भी लगते हैं कि भाई हैं प्राकृतिक आपदा आना, जलवायु परिवर्तन होना, ठीक है, भूगर्भीय कारण जो है या खाद्यान्न की कमी जो है या नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, जैसे पानी की कमी हो गई और लोग धीरे धीरे, है ना, हो गए, ठीक है, कोई महामारी के कारण लोगों का अंत हो गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो क्रमिक पतन के सिद्धांत में आपकी फिट बैठती हैं, ठीक। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 5 नंबर के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से लिख पा रहे होंगे और जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस बात को भी आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो इसको लेकर कोई भी अगर आपको विवाद या कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अपनी बात को यहाँ पर रखा है आपके सामने, ठीक है, वैसे ही आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को मेरे सामने यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें मैंने कोई चीज़ आपको कहीं वीडियो में गलत बता दी हो तो आप उस चीज़ को मुझे बता सकते हैं कि सर आपके द्वारा इस चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है, कि फ्लुएंसी में कुछ चीज़ें या कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ से ये चीज़ सीखते हैं कि हम एक पढ़े लिखे या हम एक सभ्य समाज में रहते हैं तो हम अपनी सभ्यता का प्रदर्शन इस तरीके से करें जिसमें सामने वाले को कोई भी प्रॉब्लम ना हो या आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो या मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे द्वारा अगर कोई चीज़ यहाँ पर गलत बताई जाती है तो आप मुझे उस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करें, ठीक है। आपके पास सारे कॉन्टैक्ट है, सारे नंबर हैं, है ना, जो सारी लिंक्स हैं, तो उनके माध्यम से आप मुझे अपनी बात कह सकते हैं या आपको बात अच्छी लगी है तो आप उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या एक लाइक देकर या, ठीक है, या आप एक कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई चीज़ें, ठीक है, हमें ठीक ठाक तरीके से समझ में आई हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे या हम नेक्स्ट टाइम जब भी हम भारतीय इतिहास के इस सेक्शन को पढ़ रहे होंगे तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इसको और बेहतर बनाऊं या इसको हम और बेहतर करें, है ना। जैसा कि मेरी कोशिश रहती है कि ऑफलाइन क्लास में या हम एप्लीकेशन के ऊपर ऑनलाइन हम लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ों को और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेट होता है तो चीज़ें और बेहतर होती चली जाती हैं। 2 क्वेश्चन आप पूछते हैं, ठीक है, 1 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, तो उससे भी क्या है कम्युनिकेशन बनता है, ठीक है, और चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नॉलेज केवल टीचर के पास होता है या पढ़ाने वाले व्यक्ति के पास होता है, उससे ज़्यादा नॉलेज हो सकता है कई बार सामने वाले स्टूडेंट के पास होता है, तो उससे भी टीचर को बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं या टीचर को चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। पर ये कब हो सकता है पॉसिबल? जब हम लाइव क्लास में चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हों या इन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा ये प्रयास यहाँ पर रहेगा कि हम इतिहास के यूनिट 1 को या पेपर 1 के यूनिट 1 को हम ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर कवर कर पाएँ और यूट्यूब पर मैं आपको इसके कंप्लीट फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है, जिसमें हम लगभग हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक की सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को मेंस के बिहाफ में हम यहाँ पर उनके ऊपर विस्तृत चर्चा कर रहे हूँ या मेंस के क्वेश्चंस को हम देख रहे हूँ, ठीक है, या जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ रहे हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, ठीक है, आपको एक काम छोटा सा ये करना है कि भाई वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ठीक है, चैनल को लाइक करना है, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकॉन पर क्लिक करना है जिससे अपकमिंग जो भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मिल पाएँ, ठीक है, या उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है, और जो भी लिंक्स मैंने प्रोवाइड करी हैं उन पर आप जुड़ पाएँ, ठीक है। और आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम या इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर और होगा। सो इस लेक्चर के ऊपर हम जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे होंगे, लेक्चर नंबर 9, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 में हम सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्वेश्चंस आपके 14 से 19 तक पूछे गए हैं, जो 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर थोड़ा सा डिस्कशन हम कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही हम संभावित प्रश्न जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस सीरीज़ में हमने अभी तक जो भी वीडियोस लगभग 8 या 9 वीडियोस कंप्लीट करे हैं, तो उन 8 या 9 वीडियोस के अंदर हमने जो भी कंटेंट डिस्कस यहाँ किया है, जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसके ऊपर कितने सवाल बनाए जा सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मैंने अपने साइड से बनाए हुए हैं, हो सकता है कि आपको बुक्स में या इन चीज़ों में इतने सवाल ना मिले, है ना, जितने मैंने बनाए हैं या इससे ज़्यादा मिल जाएँ ना। तो मैं उन चीज़ों पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करूँगा कि 5 मार्कर 11 मार्कर आपका 3 मार्कर 5 और 11 मार्कर जो है तो उनमें संभावित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो उनको आप जरूर लिख कर देखें या मेरे द्वारा आगे जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे उन नोट्स में उनका आंसर मैं कोशिश करूंगा कि ठीक तरीके से। ये क्या है, थोड़ा सा रिसर्च वाला काम है, इसमें समय बहुत लगता है ना, चीज़ों को अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ों में ढूंढना, देखना और उसके ऊपर फिर नोट्स प्रिपेयर करना कि भाई चीज़ें गलत तरीके से डिलीवर ना हो जाएँ या कोई चीज़ गलत ना हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई गलती देखी जाती है कि हाँ हो जाती है, ठीक है।
ठीक। क्योंकि हर कंप्लीट मटेरियल नहीं मिलता, ठीक है, कि भाई हम उसको उठाकर आपके सामने पेश कर दें, या किसी कोचिंग का मटेरियल हम उठाएं और आपको सीधा दे दें, है ना, तो ऐसा सही नहीं है एक तरीके से, ठीक है। हमें अलग अलग चीज़ों को देखना पड़ता है, उनको खगालना पड़ता है, और अपना अनुभव जो होता है उसके आधार पर हम आंसर उसका बना रहे हैं या चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है, और आप तक सही तरीके से चीज़ों को पहुँचाया जा रहा है, ठीक। तो इसके बाद वाला लेक्चर आप जरूर देखें, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम इन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, जो अपकमिंग लेक्चर होगा आपका, या इसके नेक्स्ट सीरीज़ में आपको ये लेक्चर मिल रहा होगा। तो अभी जो सीरीज़ है वो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिल रही है, या रिकॉर्डेड वीडियो आपको डेली एक वीडियो हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, जो मेंस के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इसमें कोई भी टॉपिक जो है वो हेल्पफुल आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, और आपको इससे चीज़ें को समझने में थोड़ी सी सहायता मिल रही होगी, ठीक है। सो इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ या मानता हूँ कि आपको ठीक ठाक तरीके से चीज़ों को समझ में आपको आई होंगी, ठीक है। तो अपनी जो भावना है या जो फीलिंग्स है उसको आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, या बता सकते हैं कि भाई हमें लेक्चर जो है वो ठीक से समझ में आया हुआ है, या इस पे इस तरीके का कोई सजेशन अगर आप देना चाहें तो सजेशन भी दे सकते हैं, तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगली सीरीज़ के अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में।